खुरम साहब, सर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हम इस सिचुएशन या इस पोजीशन में हैं कि हम IMF को इनकार कर सकें इस टैरिफ में इजाफे से, या ऐसा कुछ नहीं है? बहुत मुश्किल है, पॉसिबल तो है लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो शराइत जिनको अब ये रोल बैक करने की कोशिश कर रहे हैं शौकत तरीन साहब, ये एक्चुअली ऑलरेडी कबूल हो चुकी हैं और इम्प्लीमेंट भी हो चुकी है। तो ये IMF प्रोग्राम साइन होने से पहले IMF ने खुद 5 कंडीशंस लगाई थी पाकिस्तान के ऊपर और कहा था कि ये प्रायर एक्शंस हैं, यानी कि ये वो शराइत हैं जो आपने पहले इम्प्लीमेंट करने हैं, सिर्फ कबूल नहीं करने, अग्री नहीं करना, लेकिन इम्प्लीमेंट करने हैं पहले, और उसके बाद फिर हमारा अग्रीमेंट आगे चलेगा। उन 5 में से 3 जो शराइत थी वो उनका ताल्लुक पावर सेक्टर के साथ था। तो मिसाल के तौर नेपरा एक्ट को अमेंड करना इस तरह से कि जो भी पावर सेक्टर में बिल्स रिकवर नहीं कर पा रहे वो ऑटोमेटिकली अगले महीने पेइंग कस्टमर्स के बिल्स में शामिल हो जाए, ताकि सर्कुलर डेट की एक्यूमुलेशन जो है वो रुक जाए। ये ऑर्डिनेंस के जरिए, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए कोई मार्च के महीने में ही पास हो गया था ऑलरेडी। ये तो कैबिनेट अप्रूवल इसका लेके कानून में इसको शामिल कर दिया गया है ऑलरेडी। लाइकवाइज पावर टैरिफ हाइक्स जो है वो भी कैबिनेट अप्रूवल लेके उन्होंने सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान के जरिए ऑलरेडी उनको पहले दिसंबर और जनवरी में 2 हाइक्स की थी, और मजीद उसका अप्रूवल जो था वो कैबिनेट ने, जो कैबिनेट मीटिंग वजीर आजम साहब ने खुद चेयर की थी, उसमें ऑलरेडी पास हो गया था ये वाला प्लान। तमाम और इस टाइप की शराइत थी, जिसका एक और मैं जिक्र कर दूं कि क्योंकि शौकत तरीन साहब ने खुद जिक्र किया है कि कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस के ऊपर जो एग्जेम्पशंस विथड्रॉ करने की बात थी, तो ये तो ऑलरेडी अप्रूव हो गया था कैबिनेट के जरिए। मेरे ख्याल में कोई 22 मार्च की तारीख को इसके प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए इसको कानून में ले आए थे। ये तो तब कानून भी पास हो गया था और उसमें लिखा था खास कि इफेक्टिव इमीडिएटली, कि ये इफेक्टिव जुलाई 1 से नहीं होगा, अभी से ही हो जाएगा। और इसके जरिए कोई 140 अरब रुपए FTR ने कैलकुलेट किए थे कि वो लोग रेज करेंगे। तो और इसको भी आज उन्होंने कहा है शौकत तरीन साहब ने कि नहीं, इसको इम्प्लीमेंट हम लोग नहीं करना चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि इसको और सॉफ्टन किया जाए। तो अब ये तो कानून में ऑलरेडी दिखती गई है चीजें, ऑर्डिनेंसेस की ऑलरेडी जारी हो गई है। इस पॉइंट पे आके वज़ीर आज़म साहब ने अपना माइंड चेंज किया और कहा कि नहीं, हमें कोई इससे ज्यादा नरम रास्ता देखना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होगा, अलबत्ता पॉसिबल है तो, लेकिन अब ये कैसे करते हैं और IMF इसके बारे में खास क्या कहते हैं, जब वहां से जवाब आएगा तो उससे ज्यादा हमें क्लियर पता चलेगा कि आगे रास्ता क्या खुल रहेगा। ठीक है। अच्छा सर, अब फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने आज जिक्र किया करंट अकाउंट डेफिसिट का भी। उन्होंने कहा कि जी जब गवर्नमेंट आई थी तो तकरीबन $20 बिलियन के था, और उसको मीट करने के लिए हम इवेंचुअली IMF की तरफ गए। पहले तो हमने अपने दोस्त ममालिक की तरफ या उधर देखा तो हमें कोई खातिर खा या उस किस्म का रिस्पॉन्स नहीं मिला जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट इवेंचुअली IMF वॉज द लास्ट रिजॉर्ट। ये IMF की सख्त पॉलिसीज़ हैं, 90% उन्होंने जिक्र किया, जिसकी वजह से ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आते हैं। ये ऐसा ही है, उनकी सख्त पॉलिसीज़ हैं, या हमारे मसले उससे ज़्यादा हैं जिसकी वजह से ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं? मुर्तज़ा देखिए, पिछले कोई 2 या 2.5 साल से हमें एक कहानी बताई जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से कि हम बहुत मजबूर हैं ये सख्त किस्म की पॉलिसीज लाने के लिए, क्योंकि हमने एक बहुत बड़ा क्राइसिस इनहेरिट किया था पिछली गवर्नमेंट से। उन 2-2.5 सालों में शौकत तरीन साहब खुद कहते आ रहे हैं कि ये रास्ता पकड़ना ज़रूरी नहीं है, इतना सख्त इसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी नहीं है, इसको आप बजाय इसके कि 1 साल में करने की कोशिश करें, आप इसको 3 साल में भी स्प्रेड आउट कर सकते हैं, जिसके ज़रिए थोड़ी सी नरमी आ जाएगी, अलबत्ता इम्प्लीमेंटेशन का टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ जाएगा। ये 2-2.5 साल से वो कहते आ रहे हैं। आज आके हमें बताया जा रहा है नहीं, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। तो शौकत तरीन साहब को अंदर लाया गया और जो शख्स ये पॉलिसीज इम्प्लीमेंट कर रहा था उनको बड़े अनसेरेमोनियसली वापस भेजा गया। तो अब आई थिंक थोड़ी कंफ्यूजन पैदा हो गई कि भाई सही क्या है, सही बात क्या है यहाँ पे। क्या वाकई में ये लोग मजबूर थे इतनी सख्त पॉलिसीज लाने के लिए जिसने इतने सारे लोगों को, आई मीन बाय सम एस्टिमेट्स, इनफैक्ट अभी मैं वो डेटा देख रहा था पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का, 20 मिलियन पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स सिंस कोविड बिगन। 20 मिलियन, 20 मिलियन, जहां हमारे 55 मिलियन की एक्टिव वर्कफोर्स है वो 35 मिलियन पे गिर गई। ये कोई मामूली फिगर नहीं है। और ये कनेक्ट करता है जिस बात से आपने प्रोग्राम शुरू किया था कि जिस शख्स ने अपने बच्चों को कनाल में फेंक दिया कि वो ईद के कपड़े मांग रहे थे, इस किस्म की जो मजबूरियां हैं
वो आवाम के ऊपर जिस हिसाब से लगाई गई है, उनका तो मैं और आप जैसे लोग, हम लोग तो अंदाजा ही नहीं लगा सकते। जो डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है पब्लिक पे, मैं उस पे आता हूँ आपके पास, और मैं चाहता हूँ इस पे थोड़ी सी हम डिटेल गुफ्तगू करें और इसको आसान लफ्ज़ों में करें ताकि आम शख्स इसको समझ सके। एक थोड़ा सा टेक्निकल सवाल मैं जानना चाहता हूँ, वो ये है कि आज भी जिक्र हुआ कि टैक्स नेटवर्क को बढ़ाए जाने के हवाले से हम कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ ये भी कहा कि FBR को कहेंगे कि आप लोगों को हैरास ना करें। मेरा सर सवाल ये है कि जब ये गवर्नमेंट पावर में आनी थी, उन्होंने कहा था कि जी हम हर एक से टैक्स लेंगे, टैक्स देना सबकी मजबूरी है, सबको टैक्स देना होगा, लेकिन हमने ये देखा उसमें कोई भी खातिर खा इजाफा नहीं हुआ। 15-20 का भी शायद कहना मुश्किल होगा, 18-20 का जैसे इजाफा हो गया, बट लार्जर स्केल पर लोग टैक्स नहीं देते। ये किस तरह टैक्स लेंगे और ले भी पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे? हाँ, अब यही एक डायलेमा इनके लिए खुल रहा है इनके सामने, क्योंकि ये लोग एक साथ कह रहे हैं कि ना हम लोग एग्जेम्पशंस को जो हटाने की बात की थी, ना उस पर अब हम अमल करने के लिए तैयार हैं, जहाँ से 140 अरब रुपए का मजीद रेवेन्यू आना था, ना हम मजीद टैक्स बर्डन इंक्रीज करने के लिए तैयार हैं, हम डॉक्यूमेंट करने के लिए तैयार हैं इकोनॉमी को, लेकिन हम किसी को हरास नहीं करना चाहते। तो यानी कि लोग खुद अपनी मर्जी से अगर आए तो फिर आए, बेहतर होगा। तो किस तरह बढ़ेगा सर फिर टैक्स में? हाँ, तो ये सारे वादे किस तरह पूरे करेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। और आई थिंक ये बजट अब जिस तरह तैयार करते हैं, उसमें क्या क्या मेजर्स लेके आते हैं, उससे ही पता चलेगा। लेकिन मुर्तजा, यहाँ दो बातें जी। एक आपने इमीडिएट सिचुएशन है जिसको आपने टैकल करना है, तो पावर सेक्टर में इमीडिएट सिचुएशन है इसके सर्कुलर डेट जिस हिसाब से चल रही है आपकी, तो उसको टैकल करना, और रेवेन्यू साइड पे कि जिस हिसाब से आपके अखराजात जो हैं वो चढ़ रहे हैं, लेकिन आपके जो आमदनी, आपके जो रेवेन्यूज हैं वो नहीं चढ़ रहे हैं उस हिसाब से, तो आपका हर साल फिस्कल डेफिसिट जो है वो चढ़ता चला जाता है। उसको काबू में लाना, इसके लिए पहली चीज होती है कि पहले आपने रेवेन्यूज पैदा करने और पहले आपने सर्कुलर डेट की एक्यूमुलेशन को रोकना है, दोनों साइड पे, रेवेन्यू साइड पे और पावर साइड पे। उसके बाद फिर आप बात करेंगे, जब एक दफा ये चीज काबू कर ली, उसके बाद आप बात करेंगे डीपर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ताकि आप टैक्स बेस बढ़ा सके और पावर सेक्टर में मजीद और एफिशिएंसी ला सके। यहाँ पे भी लोग थोड़ा सा उल्टा कर रहे हैं, क्योंकि IMF की ये थिंकिंग है कि पहले आप इमीडिएट सिचुएशन को काबू करें, उसके बाद जो उसकी अंडरलाइंग कॉजेज हैं उनको निपटने की शुरुआत करें। यहाँ पे ये लोग उल्टी बात करें, कह रहे हैं हम लोग इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करेंगे इस तरीके से कि लोग भी हरास ना हो और लोग अपनी मर्जी से शामिल हो, और उसके जरिए अपने रेवेन्यूज लेके आएंगे जिसके थ्रू हमारा माली खसारा जो है वो काबू होएगा। अब ये IMF ये बात मानता है उनकी या नहीं मानता है, ये तो देखना पड़ेगा, लेकिन अभी लग रहा है कि मुश्किल है। ठीक है, अच्छा सर, अब थोड़ी सी अवामी सतह की गुफ्तगू मैं चाहता हूँ कि हम करें और आम लोग उसको समझ सकें। ये जितनी भी हम कॉन्वर्सेशन करते हैं या इकॉनमी से रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ें हैं, लोगों के लिए थोड़ा सा डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। आम शख्स बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में ये पूछता है या जानना चाहता है कि महंगाई सर कब कम होगी। आप इसको रिपोर्ट करते हैं, इस पर लिखते हैं, इसको एनालाइज करते हैं, आप इस पर कॉमेंट करते हैं। सर, व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग कि पाकिस्तान में इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, कोई चांसेस हैं कि महंगाई जो स्पेशली फूड इन्फ्लेशन है वो कम हो पाएगी और फूड मिल पाएगा, लोग खाना पीना खा सकेंगे अपनी रीच के मुताबिक? फूड इन्फ्लेशन जो है पाकिस्तान में वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, मोर देन एनी मॉनेटरी और भी किसी किस्म के टेक्निकल इशू के बदले में। आप बेसिक प्राइसेस देख लें, वीट और शुगर की प्राइसेस आर एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस, गवर्नमेंट उसको मैनेज करती है, उसकी प्रोक्योरमेंट भी उसकी और उसकी सप्लाई चेन के थ्रू आउट जो प्राइसेस होती है वो गवर्नमेंट सेट करती है। ये वाली जो महंगाई है फूड इन्फ्लेशन की, ये तभी दुरुस्त हो सकती है जब गवर्नेंस पाकिस्तान में बेहतर हो, जब फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के दरमियान बेहतर ताल्लुकात हो। मिसाल के तौर जब जितने आपके सट्टाबाज किस्म के डीलर्स हैं वो जब देखते हैं कि गवर्नमेंट ने अपना प्रोक्योरमेंट टारगेट नहीं मीट किया वीट के लिए, तो वो शुरू हो जाते हैं, उनको पता होता है कि आगे जाके शॉर्टेजेस आएंगी, अभी से खरीदना शुरू कर लो, होल्ड करना शुरू कर लो, जब प्राइस चढ़ेगी तो ब्लैक मार्केट में आपको ज्यादा महंगा बेचने का मौका मिलेगा। तो प्रोक्योरमेंट टारगेट को बीट करने के लिए आपकी फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी जो उनको साथ साथ चलना होता है, आपने वीट सपोर्ट प्राइस जो है वो बड़ी अकल से एस्टैब्लिश करनी होती है, और फिर डे टू डे मैनेजमेंट और सुपरविजन की जरूरत होती है पूरे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को फॉलो करने में। जब तक इस किस्म की कॉम्पिटेंस गवर्नेंस में नहीं दिखाई जाएगी तो ये फूड इन्फ्लेशन का जो सिलसिला है ये काबू में नहीं है।
कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आने वाले वक्त में कुछ प्रोविंशियल और जो फेडरल गवर्नमेंट है वो कुछ इस किस्म के इकदाम करें कि फूड इन्फ्लेशन कम हो जाए, क्योंकि इवेंचुअली अगर प्रोविंस के अंदर किसी और की भी पार्टी है तो उसको भी ज़रा इलेक्शन कंटेस्ट करना है। मेरा इशारा सिंध की जानिब है, पीपल्स पार्टी को उसको लुक आफ्टर करना है। अब पंजाब और KP की और वफाक के अंदर तो PTI सबको फेस कर रही है। कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये अपनी बका की खातिर कहेंगे जी हम इसको कम करते हैं? कुछ पॉसिबिलिटी तो है डेफिनेट, लेकिन उसके लिए चाहिए ये होगा कि इनको कॉम्पिटेंस जो है उसको सेंटर में रखना होगा। अपनी डिलीवरेबल्स जब वो सोचते हैं कि हमारा एग्जैक्ट काम है क्या, और कॉम्पिटेंस स्पेशली जहाँ पे फूड सप्लाई चेन को मैनेज करने की बात है, वो डे टू डे मैनेजमेंट होती है। ये क्या कि सीनियर लेवल ब्यूरोक्रेट्स जो वो रोजमर्रा की वो रिपोर्ट्स दे रहे होते हैं हर प्रोक्योरमेंट सेंटर से। मिसाल के तौर में आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ वीट का, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वेटेज है सारी फूड इन्फ्लेशन बास्केट में, कि वो डे टू डे ले रहे होते हैं अपडेट्स के कहाँ पे कितनी खरीदारी की गई है, और जहाँ पे नहीं हो रही होती खरीदारी उधर रोजमर्रा की कॉल्स जारी होती है कि क्यों भाई आपके क्या मसला हो रहा है, पटवारी टाइम पे आ रहे हैं, नंबरदार के अपना रोल प्रॉपर्ली पे प्ले कर रहे हैं, फिर जाके ये मशीनरी जो है सही तरह चलती है। लेकिन जब तक आपके टॉप लेवल पे फोकस जो है वो और डायरेक्शंस में है बजाय इसके गवर्नेंस की डिलीवरी पे, तो फिर इस चीज को काबू करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है सर, अपना फोकस लिया तो हो सकता। ठीक है, वन लास्ट क्वेश्चन मैं चाहता हूँ थोड़ा प्रिसाइज आप आंसर दीजिए कि गवर्नेंस का ये प्रॉब्लम है या ये शख्सियात का प्रॉब्लम है या ये इस पोजीशन का प्रॉब्लम है कि गुज़िश्ता 3 सालों में हमने देखा तकरीबन 3 फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के सर बदल गए। कहाँ प्रॉब्लम है? देखिए 3 फाइनेंस मिनिस्टर आपके ये तो मेरे ख्याल में चौथे आ रहे हैं। आपके SPR चेयरमैन आप देखते हैं, आप पंजाब गवर्नमेंट में देख लेते हैं तो चीफ सेक्रेटरी बदले गए। ठीक है, तो ये तो हर जगह नजर आ रहा है। दोनों को जो है वो इतना हाई है हर तरफ से कि कहीं भी किसी की का फोकस जो है वो अपने डिलीवरेबल्स के ऊपर नहीं आ रहा कि मैंने काम क्या करना है इस कुर्सी पे बैठ, वो अपनी कुर्सी बचाने की तरफ ही सबका फोकस है। फिर तो आई थिंक जब तक ये सिचुएशन नहीं चेंज होगी तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि इस गवर्नमेंट के अंदर प्रॉपर गवर्नेंस आएगी, जब तक ये लोग इन लोगों को ये समझ नहीं आती कि आपको टीम बनानी है और ग्राउंड लेवल पे अपने जो रिजल्ट्स है वो शो करने दिखाना, और ग्राउंड लेवल के ऊपर जो रियलिटी है उसके ऊपर अपना फोकस रख के आगे ग्राउंड लेवल पे जो रियलिटी है उस पर फोकस करने की जरूरत है।